सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने 1919 संवत 1900 से 1980 माना है। प्रकरण 1 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे गद्य खंड। गद्य खंड के अंतर्गत भी हम पढ़ रहे थे गद्य का विकास। गद्य का विकास पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था किस प्रकार से थी, और आधुनिक काल के पूर्व जो गद्य लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया, तो ब्रज भाषा में गद्य लिखा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमें भक्ति काल के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके अंतर्गत गद्य ग्रंथ मिलते हैं, और किसने लिखे थे? श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडल नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो उनके पुत्र हैं, किनके पुत्र? विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। उन्होंने लिखी थी 84 वैष्णव की वार्ता जो वल्लभाचार्य के शिष्य से संबंधित थी, और गोकुलनाथ ने लिखी थी 252 वैष्णव की वार्ता जिसमें विठलनाथ के शिष्यों के बारे में बताया गया था। इसके बाद में बताया है नाभादास जी ने संवत 1660 में अष्टयाम लिखी थी। फिर ओरछा महाराज जो जसवंत सिंह हैं उन्होंने अगन्य महात्म्य और बैसाख महात्म्य लिखी, देखिए जो महत्वपूर्ण है ये। फिर ब्रज भाषा में गद्य लिखा गया था नासिकेतोपाख्यान। ये इसके कर्ता का नाम नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद में एक नासिकेतोपाख्यान है जो भी इसका है सदल मिश्र जी का है। ठीक है, इसके बाद में देखिए सूरती मिश्र ने लिखी थी बैताल पच्चीसी। ठीक है, और इसको चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया है। ओके, फिर इसके बाद में आती है सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे खड़ी बोली का गद्य में देखिए हाँ जी, सबसे पहला है जो विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ लिखा था, जिसके अंतर्गत राम प्रसाद निरंजनी है ये गद्य लेखक, और पहली रचना है गद्य में भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, और इसके बाद में एक और है जो दौलत राम ने की थी पद्म पुराण का भाषा अनुवाद, और ये पद्म पुराण जो संस्कृत की रचना है ये, और किसकी है? जो जैन आचार्य थे, कौन? हरिसेन। जो जैन आचार्य हरिसेन थी इनकी रचना थी पद्म पुराण जो संस्कृत में थी, और दौलत राम ने इनका भाषा अनुवाद किया था। ठीक है, और कितने पृष्ठों में किया था? तो 700 पृष्ठों में किया था। इसके बाद हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। हाँ जी, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आगे। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तो हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा जचने लगी थी। देखिए, जब मुसलमानों ने क्या किया था कि इस भाषा में कुछ बदलाव कर दिया था, और उसमें क्या कर दिया था? विदेशी भाव के भंडार, विदेशी भाव मतलब विदेशी शब्दों के भंडार भरने लगे थे। तब हमारे जो हिंदी कवि थे उनकी दृष्टि में ये होगा कि ये किनकी भाषा है? मुसलमानों की भाषा है। इसमें कवि कौन थे? भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमानी दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। किसने किया है? भूषण और सूदन ने। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है कि मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वभाव देसी रूप भी देश में भिन्न भिन्न भागों में पछाह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। कहने का अर्थ यही है कि मुसलमानों ने जो कृत्रिम भाषा का रूप दिया था, कृत्रिम मतलब खुद से बनाई गई भाषा थी। मुसलमानों ने जो भाषा बनाई थी कुछ विदेशी शब्द देकर, कुछ और प्रकार के शब्द देकर, लेकिन उससे स्वतंत्र कौन सी थी? खड़ी बोली थी। और वो खड़ी बोली कहाँ से हुई? दिल्ली के अंतर्गत। दिल्ली में जब वहाँ पे निवास करते थे तो दिल्ली के लोग अलग अलग पछाही देशों में चले गए, और वहाँ पे स्वतंत्र भाषा किसका रूप हुआ, किसका प्रयोग हुआ? खड़ी बोली का। और रूप भी किसने धारण किया? खड़ी बोली ने वहाँ पे धारण किया था। देखिए, उसमें उसके प्रचार और उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। देखिए, उसके प्रचार यानी जो हिंदी भाषा का प्रसार है, जो खड़ी बोली का प्रचार है उस प्रचार में, और जो उर्दू का प्रचार जो कृत्रिम बनाई थी ना, जो मुसलमानों ने बनाई थी, वो भाषा कैसी हो गई? उर्दू। तो उर्दू का प्रचार अलग है और खड़ी बोली है उसका प्रचार भी अलग है। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा
हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे वो खड़ी बोली थी, जो खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, दिल्ली से अलग हट के पछा में चले गए लोग, अलग अलग देशों में चले गए, अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, तो वहाँ पे किस भाषा का प्रयोग किया? उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। और ज़्यादातर आप सभी को पता है कि उत्तर भारत की जितनी भी भाषा है वो हिंदी है। 10 देशों की 10 गाँवों की 10 राज्यों की भाषा जो भाग क के अंतर्गत आते हैं, उन सभी की भाषा क्या है? हिंदी है। और वो हिंदी ही क्या है? खड़ी बोली थी। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत की खड़ी बोली व्यवहार विशिष्ट भाषा हो चुकी थी। देखिए, उत्तरी भारत की जब अंग्रेजी राज्य हमारे आधिपत्य यहाँ पे हुआ था, जब हम अंग्रेजी सरकार के अधीन हुए थे, तो यहाँ की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। जिस प्रकार उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू, साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। देखिए, यहाँ पे समझने की बात यही है। देखिए, जिस प्रकार से उर्दू का प्रयोग कौन करते थे? उर्दू क्या थी? कृत्रिम भाषा थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि उर्दू क्या थी? कृत्रिम भाषा थी। और उस कृत्रिम भाषा का प्रयोग कौन करते थे? मौलवी, मुंशी और फारसी तालीम। कौन करते थे? मुस्लिम लोग ही करते थे। लेकिन जो हिंदू, साधु, पंडित, महाजन है, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? शिष्ट भाषा का। और वो शिष्ट भाषा कौन थी? कौन सी थी? वो खड़ी बोली ही भाषा थी। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, वो बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे। देखिए, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले होते थे। किस प्रकार से? कि जिस प्रकार से जो खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, वो उन्हें संस्कृत का भी अगर ज्ञान होता था, तो वो खड़ी बोली में संस्कृत का भी मिश्रण कर लिया करते थे। ठीक है। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। देखिए, रीतिकाल में किस भाषा का प्रयोग था? आप सभी को पता है कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग था। जिस प्रकार से रीतिकाल धीरे धीरे समाप्त हो गया और अंग्रेजी राज्य जब देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हुआ, तो रीतिकाल क्या होगा? समाप्त हो गया था। और रीतिकाल समाप्त हो गया तो उसी के अनुसार ब्रज भाषा भी समाप्त हो गई थी। और बाद में किस भाषा में गद्य पद्य होने लगे? तो खड़ी बोली में गद्य होने लगा। अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था, क्योंकि देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी राज करेंगे तो उनको अपनी भाषा थी उसे सीखने का स्वाभाविक था। वो तो स्वाभाविक था कि वो यहाँ की भाषा सीखेंगे, तभी यहाँ से संपर्क बनाएंगे। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें 2 ढंग की भाषाएं चलती थी। लेकिन उस समाज के अंतर्गत किस प्रकार की भाषा चलती थी? 2 प्रकार की भाषा चलती थी। एक उर्दू जो मुसलमानों के द्वारा बोली जाती थी, और एक खड़ी बोली जो हिंदुओं के द्वारा बोली जाती थी। एक तो खड़ी बोली सामान्य देसी रूप था, और दूसरा दरबारी रूप था, जो मुसलमानों ने उसे क्या कहा था? उर्दू कहा था। समझ गए होंगे आप। अंग्रेजी यद्यपि विदेशी थी। अंग्रेजी क्या थी? विदेशी थी। क्यों थी विदेशी? क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे। उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया था कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है और न साहित्य देश का साहित्य। देखिए, अंग्रेज थे ना, उनको इस बात का पता चल गया था कि यहाँ की जो उर्दू भाषा है ना, वो न तो देश की स्वाभाविक भाषा है और न ही उर्दू में जो साहित्य लिखा गया है वो देश का साहित्य है। क्योंकि साहित्य में क्या होता है? जनता के भाव और विचार रक्षित होते हैं, और जनता के भाव और विचार उर्दू भाषा में रक्षित नहीं थे, तो उर्दू भाषा का साहित्य देश का साहित्य नहीं हो सकता। इसीलिए उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और गद्य की खोज में पड़े। तब दोनों की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी की भी। और हिंदी कौन सी थी? शुद्ध खड़ी बोली। देखिए, जब उन्होंने भाषा सीखने की कोशिश की, किसने? जब अंग्रेजों ने भाषा सीखने की कोशिश की, तो उनको किस भाषा की ज़रूरत होनी थी? तो उन्हें उर्दू था, उसके भी पुस्तकों की आवश्यकता थी। और शुद्ध जो खड़ी बोली थी कौन? हिंदी, उसकी भी आवश्यकता थी। लेकिन क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने उनको ढूंढा, किसको? उर्दू भाषा की पुस्तकों को और हिंदी खड़ी बोली की पुस्तकों को, तो न तो उन्हें उर्दू की पुस्तकें मिली और न उन्हें हिंदी की पुस्तकें मिली। पर क्या था? उस समय गद्य की पुस्तकों में वास्तव में न तो उर्दू में थी और न ही हिंदी में थी। लेकिन देखिए, जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। कि देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन में याद करेंगे तो आप करेंगे 1800 में। कब हुई थी? 1800 में। ठीक है। तो उस समय जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तब उस समय हिंदी खड़ी बोली में कुछ पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। और कौन सी पुस्तकें थी वो? देखिए, योग वशिष्ठ थी और पद्म पुराण थी। कौन सी थी? योग वशिष्ठ थी, जो
निरंजनी की पुस्तक थी, और जो पद्म पुराण थी वो किसकी थी? दौलत राम की थी, जो कि हरिशेन आचार्य थे, जो जैन आचार्य थे, उनका भाषा संस्कृत की रचना थी किसकी? हरिशेन आचार्य की। और उसका भाषा अनुवाद किसने किया था? पद्म पुराण के रूप में ही किसने अनुवाद किया था? तो किया था दौलत राम ने। तो इन दोनों पुस्तकों का विकास पहले हो चुका था। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई, उससे 2-1 वर्ष पहले मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। देखिए, योग वशिष्ठ और पद्म पुराण के अलग भी अगर अंग्रेजों की और पुस्तकें देखें, तो अंग्रेजों ने जब पुस्तकें लिखानी शुरू की उससे 1-2 वर्ष पहले ही मुंशी सदा सुखलाल ने एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी थी, और इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। कब? फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले ही। अतः यह कहना है कि अंग्रेजों की प्रेरणा से हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, ये ठीक नहीं है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर हम ये कहना चाहें कि जो हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव मतलब उसका उदय अंग्रेजों की प्रेरणा से हुआ, तो ये ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए, और खड़ी बोली भी अपने स्वाभाविक देसी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस समय दिल्ली उजड़ी थी, उस टाइम पे उधर वहाँ के जो हिंदू व्यापारी लोग थे वो कहाँ पर चले गए, और जो हिंदू व्यापारी लोग थे और जो अन्य वर्ग के लोग थे वो अपनी जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए, और वहाँ पे जो खड़ी बोली है या उनकी स्वाभाविक जो देसी शिष्ट भाषा थी वो बोलचाल की भाषा बन गई। उसी समय के लोगों को ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर हुआ था उसी समय। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। कब तक? जब तक दिल्ली नहीं उजड़ी थी तब तक पद्य में था। दिल्ली उजड़ने के बाद ही किसमें रचना होने लगी थी? गद्य में लिखने लगे थे। तब तक हिंदू और उर्दू दोनों का साहित्य पद्य में ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था। देखिए, हिंदी काव्य में रीति काल तक किसका प्रभाव था? ब्रज भाषा का प्रभाव था। उसके बाद में उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित रूप का, उसके बाद में उर्दू कविता में खड़ी बोली अरबी मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई। हिंदी गद्य के लिए उनके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। इसीलिए जब संवत 1860 और वैसे सन 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी उर्दू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा में गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की। तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो संवत 1860 में। अगर सन में आएगा तो 1803 या 1804 आएंगे, फिर 1803 या 1804। और यहाँ पे जो यहाँ के अध्यापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, उन्होंने देसी भाषा की जो गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की थी, तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के अलग अलग प्रबंध किया था, अलग अलग विभाग बनाए थे। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया है। ठीक है, उर्दू के से स्वतंत्र करके हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली में गद्य में प्रेम सागर, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली में गद्य के लिए प्रेम सागर, सदल मिश्र ने देखिए यहाँ पे नासिक तो पाख्यान लिखा। किसने लिखा? फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में आने के बाद में लल्लू लाल जी गुजराती हैं, उन्होंने खड़ी बोली में किसका प्रयोग किया? गद्य में प्रेम सागर का किया, और सदल मिश्र ने किया नासिक तो पाख्यान का। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ और बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए। कौन कौन हुए थे? मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। और ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास के माने जाते हैं। पहले पढ़ते हैं हम मुंशी सदा सुखलाल नियाज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। मुंशी सदा सुखलाल नियाज के बारे में हम पढ़ते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। इनका जन्म संवत 1803 और मृत्यु 1881 में हुई थी। संवत 1805 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में
कहाँ पे? चुनार जिला मिर्जापुर में एक अच्छे पद पर आसीन थे। कहाँ पे? कंपनी के अधीन कार्य करते थे ये और एक अच्छे पद पर आसीन थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी। किसने? मुंशी सदासुख लाल ने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफ़ी शायरियाँ भी लिखी हैं। अपने मुंतक वारिक के अपने संबंध में इन्होंने कुछ अंश लिखा है। उससे पता चलता है कि ये 65 वर्ष की अवस्था में नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए थे। इनकी कौन सी पुस्तक बताई जा रही है? देखिए, मुंतक वारिक। क्या नाम है? मुंतक वारिक पुस्तक है, जिसमें क्या बताया गया है कि ये 65 वर्ष की अवस्था में इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और छोड़कर कहाँ चले गए थे? प्रयाग। और इन्होंने शेष आयु हरि भजन में बिताई थी। उक्त पुस्तक का संवत 1875 में समाप्त हुई। कब हुई? 1875 में ये पुस्तक इनकी समाप्त हो गई थी और इसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हो गया था। 1875 में पुस्तक समाप्त हुई और ख़त्म कब हो गए थे ये? 1881 में, 6 वर्ष बाद। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी। किससे? मुंशी जी ने एक विष्णु पुराण है, उससे एक कोई उपदेशात्मक प्रसंग लिया और उससे एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाला गद्य, जैसा देखिए योग वशिष्ठ था, योग वशिष्ठ प्रथम गद्य था, वैसी ही मुंशी जी की उस पुस्तक में दिखाई पड़ती है। इसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया गया है। किससे? ये किस पुस्तक से है? ये देखिए, मुंतक वारिक से का प्रसंग नहीं है ये किसका प्रसंग है? जो विष्णु पुराण से इन्होंने कोई उपदेशात्मक प्रसंग लिया था और उससे एक पुस्तक लिखनी चाहिए थी जो अधूरी थी, उसका प्रसंग है ये। पढ़ना चाहेंगे इसको। इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। कि संस्कार है वो एक प्रमाण नहीं होता है, संस्कार एक आरोपित उपाधि होती है, मतलब आरोप कर दी जाती है, ये उपाधि है ये कि हमें संस्कारी होना चाहिए, वो एक उपाधि हो जाती है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल हो गए। देखिए, इस बात को आप समझेंगे। देखिए, हम क्या कहते हैं कि हमारे समाज में भी एक धारणा है कि देखिए, बुराई तो हम चलते चलते ले लेते हैं, लेकिन भलाई लेने के लिए हमें 100 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो वही बताया गया यहाँ पे कि 100 वर्ष से चांडाल से हम ब्राह्मण हुए। क्या कि जब हमने 100 वर्ष मेहनत की तो हम चांडाल से क्या हुए? ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन भ्रष्ट हुए तो तुरंत क्या हो गए? ब्राह्मण से हम चांडाल हो गए। मतलब हमने भ्रष्ट किया तो तुरंत एक भी गलती हुई हमसे तो हम भले से बुरे हो गए, लेकिन भलाई लेने के लिए हमें 100 वर्ष लग जाते हैं। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे। ऐसे विचार अगर हम कहेंगे, दूसरों को भी कहेंगे, तो हमें लोग क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। हमें इस बात का डर नहीं है। जो बात सत्य होए उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने या भला माने। देखिए, जो बात सत्य है, किसी के आगे कहें, किसी के मुंह पर कहें, पीठ पीछे न कहें। अगर वो कोई उस चीज़ को बुरा माने या उस चीज़ को भला माने, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही होता है। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य है जो सतोवर्ती है प्राप्त हो और निज स्वरूप में लय उजे। क्या है? विद्या इस हेतु पढ़िए, क्या हो? उसका तात्पर्य क्या हो कि हमें सतोवृत्ति प्राप्त हो और अपना निज का स्वरूप लय उजे। मतलब हमारे निज के स्वरूप को जाने, हम दूसरों के बारे में न सोचें, दूसरों के बारे में न बताएं कि वो भला है या बुरा है। हमें अपने निज के स्वरूप को जानना चाहिए। इस हेतु नहीं पढ़ते कि चतुराई की बातें कर लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्याभिचारी कीजिए और सुरापान कीजिए। क्या बताया गया यहाँ पे कि इस प्रकार से मत पढ़िए, ज्ञान इस प्रकार का मत लीजिए कि आप दूसरों के आगे चतुराई की बात करें और लोगों को बहकाएं, किसी को भड़काएं, फुसलाएं और सत्य को छिपाएं। व्यभिचारी कीजिए और सुरापान भी कीजिए। धन द्रव्य इकठोर कीजिए। क्या करिए? धन और द्रव्य को इकठोर कीजिए और मन को की तमोवृत्ति को भर रहा है निर्मल न कीजिए। ठीक है, तमोवृत्ति, तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है परंतु उसे ज्ञान नहीं होता। तोता है उसको देखिए, हम नारायण नारायण रटा जरूर देते हैं, ठीक है, राम राम जरूर रटा देते हैं तोते को, लेकिन वो उसके ज्ञान को नहीं पहचानता कि राम क्या है और नारायण क्या है। तो उसी प्रकार से आप क्या करें? धन द्रव्य को इकठोर कीजिए और मन को की तमोवृत्ति से भरा रहे और निर्मल न कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मन है वो आपका तमोवृत्ति मतलब अंधकार से भरा रहे और उसको निर्मल ही न करें, उसको आप निर्मल कीजिए। इसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन आप उस मन को निर्मल कीजिए
तोता है सो नारायण का नाम लेता है परंतु उसे ज्ञान नहीं होता। इस बात को आप समझ गए होंगे कि तोता को आप नारायण नारायण राम राम रटा सकते हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि राम क्या होता है और नारायण क्या होता है। आगे क्या है, मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से लिखा और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। मुंशी जी ने क्या लिखा था कि ये गद्य न तो अंग्रेजी कोई अधिकारी की प्रेरणा पर भी नहीं लिखा था और न किसी नमूने पर लिखा था। ये एक भगवत भगत आदमी थे। देखिए ये भगवत भगत आदमी थे और क्या किया था इन्होंने, जो भगवत कहाँ से लिया था, विष्णु पुराण से इन्होंने एक प्रसंग लिया था और उसी से उठाकर ये उन्होंने रचना की थी। लेकिन ये रचना कैसी थी, इनकी अधूरी रचना थी। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में प्रचलित पाई जाती है उसी में रचना की थी। उस समय की भाषा थी ना, जिस समय इन्होंने रचना की थी उस समय पे हिंदुओं की जो बोलचाल की शिष्ट भाषा थी, चारों ओर जो पूर्वी प्रांतों में प्रचलित जो भाषा थी उसी का रूप इन्होंने लिया है। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्य का पूर्ण आभास किया है। ठीक है, स्थान स्थान पर क्या किया इन्होंने, जो संस्कृत जो भाषा है शिष्ट भाषा भी ली है उन्होंने, पूर्वी प्रांतों की भाषा भी ली है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या किया है, शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है और उसके जो भावी साहित्यिक रूप हैं उसका भी पूर्ण आभास किया है। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अहले जवान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा है, जिससे संस्कृत के शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित उर्दू को उर्दू वाले भाखा कहते हैं। देखिए जो संस्कृत मिश्रित शब्द हैं हिंदी में भी लिए गए थे, उसमें उर्दू वाले जो उर्दू बोलते थे, और उर्दू क्या थी, एक कृत्रिम भाषा थी जो किसके द्वारा बनाई गई थी, मुसलमानों के द्वारा, तो उसको वो क्या कहते थे, भाखा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया है। देखिए उर्दू के कारण उस भाखा का प्रयोग कम हो रहा था, उसके कारण सदा सुखलाल हैं, जो मुंशी सदा सुखलाल हैं, उनको खेद हुआ, मतलब उनको दुख हुआ, और किस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया है, रस्म व रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, कि जो भाखा का रस्म व रिवाज था, क्या था भाखा, क्या थी भाखा, आप समझेंगे। जो संस्कृत मिश्रित हिंदी थी उसको क्या कहा जाता, भाषा था, भाखा कहा जाता था, और उन्होंने क्या कहा है कि जो संस्कृत मिश्रित हिंदी है उसका रस्म व रिवाज है वो दुनिया से उठ गया है। सारांश यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। क्या था इस बात का सारांश कि मुंशी जी ने क्या किया था, हिंदुओं से जो शिष्ट बोलचाल की भाषा है उसी को ग्रहण किया था, उर्दू को अपनी भाषा इन्होंने नहीं बना था। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है, क्या बात स्पष्ट हो चुकी है, स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए, परंतु बहुत जगह चूक हुई, कि स्वभाव करके वो क्या कहलाए, दैत्य कहलाए, लेकिन बहुत जगह चूक हुई, जगह मतलब बहुत ज़्यादा चूक हुई। उन्हीं लोगों से बन आवे हैं जो बात सत्य हो, और किससे बन आती है, जो सत्य होते हैं वो लोग बात बनाते हैं। क्या प्रकार के बनाते हैं, वो उन्हीं लोगों से बनावे है। क्या बनावे है, किसी भी प्रकार की चाहे आप रचना करें, जो सत्य बात होती है ना, जो आपके दिल से आवाज़ निकलती है ना, वो आप बनाना चाहेंगे तो रचना के रूप में बना सकते हैं। मैं खुद मेरी बताऊं तो देखिए, मैं अभी PhD कर रही हूँ, तो कुछ कविताएं ऐसी हैं कि मैं जैसे समाज के बारे में सोचती हूँ और वहाँ पे विचार करती हूँ ना, तो अपने आप ही कविताएं बन जाती हैं मुझसे। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत सारी कविताएं बना सकती हूँ, लेकिन एक दो मैंने बनाई भी हैं, लेकिन वो पहले प्रकाशित होने से पहले मैं आपको सुना भी नहीं सकती। लेकिन एक दो लाइनें हैं मुझे जो मैं आपको सुना सकती हूँ। कैसी है ये दुनिया, कैसा है संसार, इस प्रकार से मैंने, जैसी ये दुनिया है और जैसा ये संसार है, उसी प्रकार से मेरी कविता इतनी मेरे मुख से अपने आप आत्मा से आवाज़ आई। और यहाँ पे देखकर जो भाईचारा है, समाज का जो एक दूसरे के प्रति रहन सहन है, किस प्रकार के लोग समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी की भावना हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल गई है, और इसी प्रकार से मेरी कविता इतनी सुंदर बनी ना, मैंने किसी को दिखाई तो सभी ने उसकी सराहना की, लेकिन वो प्रकाशित होने के बाद में मुझे लगेगा उसमें टाइम प्रकाशित करवाने में, फिर उसके बाद में मैं मेरे YouTube चैनल पे ही उसको डाल दूँगी। ठीक है, अगर कोई PhD करना चाहता है और मेरे से कोई हेल्प कर लेना चाहता है तो मुझसे फ़ोन नंबर मांग सकता है, मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, आगे है, काशीपुरम में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है, इस करके आदि बोलते चले हैं। देखिए काशी कहाँ पे, पूरब में है, लेकिन यहाँ के पंडित हैं वो सैकड़ों वर्ष से क्या बोलते हैं, होएगा, आवता है, इस करके आदि बोलते चले हैं।
ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना है। आगे पढ़ते हैं हम। मिनट तो 24 हो गए। देखती हूँ मैं इंशाअल्लाह खां की रचनाएं कितनी हैं। देखिए नहीं होंगी ये, 6 मिनट में नहीं समझा सकती मैं। 2 पेज हैं इंशाअल्लाह खां के। तो देखिए इंशाअल्लाह खां पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज तक बने रहे, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।